अब हम ग्रेविटेशन के रिवीजन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या बताना होगा, व्हाट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, एफ जो फोर्स होती है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, वो मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यही हमें बताना है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 whose centers are separated by the distance r is directly proportional to the product of masses, जो मैंने अभी बताया, एंड सेकेंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, आपस में इक्वेशंस को साथ रखते हैं, तो f इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये आ जाता है, जो हमने थ्योरी में एनसीईआरटी से जब हमने एक्सप्लेन करा था तब भी पढ़ा था। और फिर जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो इसकी बजाय हम लिख देते हैं g, और g की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसके लिए हम करेंगे f इज इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो कैपिटल M है मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और r स्क्वायर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। ये रहा r की वैल्यू है रेडियस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, जब भी कोई चीज़ ग्रेविटी की वजह से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। When a body falls towards the center of a bigger body, कोई भी चीज़, छोटी चीज़ बड़ी चीज़ की तरफ ही अट्रैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि बड़ी चीज़ का मास ज़्यादा है, इसीलिए छोटी चीज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लेटर अलोन देन इट इज़ सेड टू बी इन फ्री फॉल। तो वो कब कहलाएगी फ्री फॉल, जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, ऊपर से नीचे कहेंगे, या बड़ी कोई बिगर चीज़ की तरफ कोई स्मॉलर थिंग अट्रैक्ट हो रही है, तो वो फ्री फॉल होती है। ड्यूरिंग फ्री फॉल में एक्सीलरेशन जो होता है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है, मतलब स्मॉल a इज़ इक्वल टू g। और इसीलिए जो हमने मोशन की इक्वेशंस हमने उस चैप्टर में भी पढ़ी थी, मोशन की इक्वेशंस में जहाँ भी a आता है हम उसकी बजाय क्या रखते हैं, फिर g। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वही है, जब भी कोई चीज़ फ्रीली फॉलिंग हो रही है, फ्रीली फॉल हो रही है अ बिगर ऑब्जेक्ट की तरफ। देखो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स फ्री फॉल अ बॉडी एक्सीलरेट्स ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कोई भी चीज़ किस फोर्स से आ रही है, ग्रेविटी की वजह से, तो वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं उसको। दिस एक्सीलरेशन इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी कोई चीज़ फ्रीली फॉल हो रही है, then it is said that it is accelerated due to gravity. Next question है, what are the difference between mass and its weight। तो मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। मास किसी भी चीज़ का फिक्स रहता है, वेट कभी भी किसी भी चीज़ का फिक्स नहीं रहता, अलग अलग प्लेसेस पे वेट अलग अलग होता है। मास की यूनिट किलोग्राम है, जबकि वेट की यूनिट न्यूटन है। मास स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट वेक्टर क्वांटिटी है। अब आते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज की तरफ। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दैम रिड्यूस टू हाफ। अब अगर किसी भी चीज़, हमने ये देखा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर किसी के डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाएगा, तो क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर f इंक्रीज़ होगा तो r डिक्रीज़ होगा, या r डिक्रीज़ हो रहा है तो f इंक्रीज़ होगा। अब अगर किसी भी चीज़ की रेडियस को हमने हाफ कर दिया तो उसकी फोर्स क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। देखो, ग्रेविटेशन फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r
आर स्क्वायर, तो अगर हमने आर को हाफ कर दिया तो एफ डबल हो गई, और आर स्क्वायर है तो वो एफ क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। इसीलिए अगर किसी भी की दो ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट की रेडियस हाफ कर दी तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। ये याद रखना आर है। अगर यहीं पे मास है, किसी भी चीज़ का मास डबल करेंगे तो फोर्स भी एक्स ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर रेडियस कम कर रहे हैं तो फोर्स तब ज़्यादा होगी, और अगर हमने रेडियस बढ़ा दी तो फोर्स घट जाएगी। हाँ जी, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शनल ऑफ देयर मासेस, वाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइटर ऑब्जेक्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर फ्री फॉल हो रही है तो उसका जो मास है वो ग्रेविटी के लिए इंडिपेंडेंट होगा, मतलब उसका ग्रेविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मास का। दस बोथ हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन। जैसा हमने देखा था कि अगर कहीं पर हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं तो जो दोनों चीज़ें, अगर हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया और अगर दो चीज़ों को, एक आयरन की नेल को और एक कॉटन के बॉल को हमने गिराया तो दोनों चीज़ें वैक्यूम में एक साथ नीचे गिरेंगी, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ में एक्सीलरेशन सेम रहता है, मास का कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज। तो हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ निकालना है हमें, जबकि अर्थ का मास हमें दिया है तो एफ का फॉर्मूला होता है Gm/r²। हमें मास दिया है अर्थ का, ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम दिया है, आर हमें दी है, देखो यहाँ पे लिखा है आर, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो इन सब वैल्यूज़ को हम जब उसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें निकल के आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 × 10⁻11 इंटू m1 की वैल्यू है 6 × 10⁻24 इंटू m की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय रेडियस 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर है। तो यही अब देखते हैं, यही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे सेम। तो इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो 9.8 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें पता है कि अर्थ और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ, वाई। तो देखो, जब हम न्यूटन का लॉ पढ़ते हैं, थर्ड लॉ की बात करते हैं, तो जितनी फोर्स एक ऑब्जेक्ट लगाता है उतनी ही अपोजिट फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट लगाता है। तो अगर अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है तो मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, ये तो हो गया थर्ड लॉ। लेकिन हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा था F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, मतलब मास अगर किसी चीज़ का ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगी, और मास किसी चीज़ का कम है तो फोर्स भी कम होगी। अब ये बात बताओ, मून का मास ज़्यादा है या अर्थ का? डेफिनेटली अर्थ का मास ज़्यादा है, तो फोर्स कौन ज़्यादा लगाएगा? अर्थ ज़्यादा लगाएगी। इसीलिए अर्थ अट्रैक्ट करती है मून को, लेकिन मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है लेकिन उसकी फोर्स इतनी नहीं होती। ठीक है, अब इसका आंसर एक बार ये पढ़ लेते हैं। अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एज मून अट्रैक्ट द अर्थ। इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू विच ग्रेविटेशन फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज ऑल्सो इक्वल एज पर टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो दोनों चीज़ें इक्वल फोर्स लगाती हैं, लेकिन मास ज़्यादा होने की वजह से अर्थ मून की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि उसका मास कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो हमें मून की तरफ अर्थ को जाते हुए हम क्यों नहीं महसूस करते? क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि F इज इक्वल्स टू ma, जिसका मास ज़्यादा वो उसका फोर्स ज़्यादा। तो अब मास अर्थ का ज़्यादा है तो अर्थ फोर्स भी ज़्यादा लगा रही है। मून का मास कम है अर्थ से, तो अर्थ
मून इतना फोर्स नहीं लगा पा रहा, मतलब वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा अपनी तरफ, फोर्स तो लग रही है। मास ऑफ मून इज क्वाइट स्मॉल एज कंपेयर टू द अर्थ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ गिवन फोर्स एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक्सीलरेशन मास के एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक्सीलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दस एक्सीलरेशन प्रोडक्ट इन अर्थ इज मच लेस एज कंपेयर टू, अब मास ज़्यादा है अर्थ का तो उसका एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मास ज़्यादा है, सॉरी इनवर्सली है, तो ये हो गया मास ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन कम होगा, और अर्थ का मास तो ज़्यादा है इसलिए उसका एक्सीलरेशन भी कम होगा और वो अर्थ मून की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ़ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। अगर मास डबल कर देंगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें पता है F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। अगर मास डबल कर दिया तो फोर्स भी तो बढ़ जाएगी, है ना। इफ़ मास से m1 इज़ डबल तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1, F गॉट डबल। तो अगर मास डबल कर दिया तो फोर्स भी डबल हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल। अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फोर्स 1/4 हो जाएगी। हमने अभी पीछे ही पढ़ा था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, हमने यही पढ़ा था ना, F इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब अगर इसको ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये स्क्वायर है तो अगर इसका डबल कर दिया तो ये 4 टाइम्स डाउन हो जाएगी फोर्स। अब है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड, तो अगर ट्रिपल हो जाएगी तो फोर्स भी 1/9 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर डबल। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल कर देंगे तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगी। क्यों? बोथ मासेज आर डबल, F इज इक्वल्स टू m1 F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होता है। अब अगर हम m1 को भी 2m1 ले लें, m2 को 2m2 ले लें तो 4 टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही हम किसी भी चीज़ को होल्ड कर पा रहे हैं, या फिर जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ, या मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ किस वजह से घूम पा रहा है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। इट एक्सप्लेन्स अबाउट जो टाइड्स आते हैं वो भी ग्रेविटेशन लॉ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही आते हैं। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। जब भी कोई फ्री फॉल हो रहा है, हमने अभी पीछे ही पढ़ा था, तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी की तरफ होता है, तो उसे जी कहते हैं। व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली एंड एक्सेलरेट्स एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स अलोन, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल कोई भी चीज़ हो रही है तो ग्रेविटी की वजह से ही हो रही है, तो इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं। और इसकी वैल्यू, इसको जी से, स्मॉल जी से हम डिनोट करते हैं। व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट? ग्रेविटी इज द नेम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी चीज़ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो वो फ्री फॉल ही कहेंगे, और उसे क्या कहते हैं हम? ग्रेविटी। आगे है अमित बाइज अ फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड। अमित है, उसने पोल, वो अर्थ के पोल पर था, अर्थ पे पोल और इक्वेटर्स होते हैं, ये तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ होगा। तो पोल्स पर था, तब उसने गोल्ड खरीदा और उसके बाद वो इक्वेटर्स की तरफ गया और जाके उसने वो गोल्ड अपने फ्रेंड को दे दिया। अब जो वेट उसने पोल पर लिया था, क्या वही वेट उसके उस पर भी है? देखो क्वेश्चन क्या है, अमित बाइज अ फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर। उसने वो किसको दे दिया? फ्रेंड को दे दिया जब वो इक्वेटर पर पहुंचा। तो विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बॉट, जो उसने गोल्ड खरीदा था उसका फ्रेंड उस वेट से एग्री था?
इफ़ नॉट वाई, वो नहीं था एग्री। क्यों नहीं था? क्योंकि जब हम पोल्स पर जाते हैं और हम इक्वेटर पर आते हैं तो जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। देखो इसमें हिंट में भी दिखा है, द वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर एट पोल देन द इक्वेटर। तो जी की वैल्यू पोल पर ज़्यादा थी, इक्वेटर पर कम थी। अब जैसे ही वो पोल से इक्वेटर पर गया, जी की वैल्यू कम हो गई तो उसका मास भी, मास मतलब उस पर फोर्स भी कम लगी। देखो, अर्थ इज़ नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, इट इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स, पोल्स की तरफ से वो फ्लैट होता है। दस द वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर एट पोल्स एंड इक्वेटर पर कम होती है जी की वैल्यू। दिस मीन्स वेट ऑफ गोल्ड बॉट एट पोल्स बिकम लेसर एट इक्वेटर। जब भी कोई चीज़ हम पोल्स पे खरीदते हैं, पोल्स पर वे करते हैं और उसके बाद इक्वेटर पे आते हैं तो उसका वेट कम हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज़ अर्थ पर अगर 10 ग्राम की है, तो 60 ग्राम की है, तो मून पर जाते ही उसकी वैल्यू 10 ग्राम रह जाती है, 1/6 रह जाती है। इसी तरह से अगर कोई चीज़ पोल्स पर जो वेट है, इक्वेटर पर आते ही इक्वेटर पे ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाने की वजह से उसका वेट भी कम हो जाता है। Why will a sheet of paper fall slower than one that is crumpled into a ball? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है तो उस पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। एयर का जो रेजिस्टेंस होता है, कोई चीज़ अगर हवा में नीचे आ रही है, एक ये बात मैंने पहले भी एक्सप्लेन करी हुई है कि पत्थर है और एक पेपर है, तो पत्थर पर कोई भी एयर का ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन पेपर पर पेपर के सरफेस पर फोर्स लगेगी एयर की, तो जिसकी वजह से वो धीरे धीरे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन अर्थ। व्हाट इज द वेट ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ? तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 किलोग्राम है, तो उसका अर्थ पर मास क्या होगा? अर्थ की ग्रेविटी क्या है? वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी। तो मास हो गया उसका 10 और अर्थ पर ग्रेविटी है 9.8, तो अर्थ पे उसका वेट हो गया 98 न्यूटन। लेकिन अगर हम इसी को मून पर ले जाएंगे तो मून पर 1/6 हो जाता है, तो 98 इंटू 1/6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16.6 या जो भी है 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, 16.3 न्यूटन। हम उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ विच इट राइजेज। तो एक बॉल है जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका, उसकी वेलोसिटी क्या है? वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। तो जब हमने फेंका था तो उसकी वेलोसिटी स्मॉल यू हो गई 49 मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर जाके वो कुछ सेकेंड के लिए रुकेगी, तो v की वैल्यू आ गई 0। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। तो अभी हाइट के लिए s निकालना है, डिस्टेंस, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh होता है। हमने पढ़ी भी थी इक्वेशन की मोशन, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। तो इसका मतलब हो गया v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 49 है, g की वैल्यू पता है हमें क्या है 9.8, h की वैल्यू हमें निकल जाएगी। अब यहाँ पे g की वैल्यू -9.8 क्यों रखी है? क्योंकि जब हमने किसी भी चीज़ को ऊपर फेंका था तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, इसीलिए हमने -9.8 रख दिया। और अगर कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो उसको हम +9.8 रखते हैं। तो इसका आंसर आ गया 122.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस। अब उसको ऊपर जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम उसे नीचे आने में लगेगा। तो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम के लिए हम ये निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। at की बजाय हम इसको gt भी लिख सकते हैं। v की पता है वैल्यू, u की पता है, g की पता है, तो टाइम निकल जाएगा। तो ऊपर जाने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो इन्होंने देखा था ऊपर जाने में उसको 5 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो नीचे आने में कितने लगेंगे? 10 सेकेंड्स, डबल टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन है, स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर
of height 19.6, calculate its final velocity just before touching the ground। तो इसके लिए क्या करना है, हमें u हमें दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी ये रहा u है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट हो रही है तो वो स्टार्टिंग पोजीशन उसकी ज़ीरो ही होगी, स्टार्टिंग वेलोसिटी। हाइट उसने अटेन करी है 19.6 जस्ट बिफोर द टचिंग द ग्राउंड। जी हमने निकालना है 9.8 निकाला हुआ है, तो v निकल जाएगा, वेलोसिटी तो है ना, फाइनल वेलोसिटी तो v निकालना है, तो v इज इक्वल्स टू यू, जो अभी हमने पीछे फॉर्मूला लगाया था पिछले क्वेश्चन में, v इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a होता है, तो हम इसको 2gh लिख लेंगे। g की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh प्लस यू स्क्वायर, और जब किसी भी चीज़ का स्क्वायर हटता है तो वो अंडर रूट में आ जाता है, तो ये इन्होंने लिखा है v इज इक्वल्स टू यू इज अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो u की वैल्यू 0 है, प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू एच 19.6, तो इससे आंसर आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बट हमें ये देखना है कि कौन क्या क्या वैल्यू दी हुई हैं और उसे कौन से फॉर्मूले में पुट करना है। A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड, तो हमने u ले लिया 40 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग g इज इक्वल्स टू 10, g की वैल्यू हमें पता चल गई। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, अब हमें h निकालना है, रीच बाय द स्टोन, और इसमें v होगा 0, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, लेकिन हमें यहाँ पे टाइम नहीं दिया, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। हमें g पता है, u पता है, v पता है, सिर्फ h निकालना है। देखो h इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सेम फार्मूला लगाया है, मैंने बोला था वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो अब h की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर, ये u इधर चला जाएगा तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 80 मीटर। अब है उसमें पूछा है व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, तो हमने देखा हाइट, उसने कितनी हाइट अटेंड करी 80 मीटर। A stone is thrown vertically upward with an initial velocity this, taking g, find the maximum height reached by the stone, what is the net displacement and the total distance covered by the stone। तो net displacement कितना हो गया, जब वो नीचे से हमने उसको ऊपर फेंका है तो टकरा के वो नीचे ही आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, और डिस्टेंस कितनी हो गई 80 गया है और 80 वापस आया है, तो 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम एंड ऑफ सन इज दिस, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज दिस। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और देखने में जितना डिफ़िकल्ट लगता है, सॉल्व अगर करने बैठो तो बहुत इजी है। देखो हमें f निकालना है, f का फॉर्मूला हमें पता है जी एम और स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो हमें g की वैल्यू गिवन होती है, ज़्यादातर एग्जाम्स में g की वैल्यू गिवन होगी, नहीं भी पता है तो हम नहीं भी दी हुई है तो हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11, तो g की वैल्यू पता है। मास ऑफ सन कैपिटल M होता है, मास ऑफ एक बड़े ऑब्जेक्ट का, या m कोई भी ले लो, 2 m है तो कोई भी एक m ले लो एक ऑब्जेक्ट का, दूसरा m ले लो दूसरे ऑब्जेक्ट का, तो कैपिटल m हमने ले लिया 6 इंटू 10⁻24, स्मॉल m सन का ले लिया 2 इंटू 10⁻30, उसके बाद r इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1.5 इंटू 10⁻11, और इसी का डबल कर लेंगे, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो g की वैल्यू ये बताई थी, ये मास हो गया अर्थ का, ये हो गया मास
सन का, और ये हो गई इसकी डिस्टेंस, जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके आता है 3.56 इंटू 10⁻22 न्यूटन। कोशिश करो कि न्यूमेरिकल्स को पूरा सॉल्व करके आओ। अगर टाइम है तो पूरा सॉल्व करना चाहिए, अगर टाइम कम पड़ रहा है तो एटलीस्ट इतना तो लिख के आओ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बहुत इजी आते हैं, इतने डिफ़िकल्ट ये तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। दिखने में जितना डिफ़िकल्ट लग रहा है, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्टोन इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 100 मीटर। तो ये हो गया एच। At the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the stone will meet. तो जब एक स्टोन जो ऊपर से नीचे फेंका गया है उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, 0। अब उसने हाइट कितनी अटेन करी, 100 मीटर। देखो, लेट द स्टोन मीट्स एट अ हाइट h above the ground. Stone 1 cover the distance 100 minus h. क्योंकि यहाँ पे टावर की हाइट 100 है तो उसने कितनी हाइट अटेन करी, 100 माइनस, कितना नीचे आया, 100 माइनस h, जितना भी नीचे आया, और इसकी ग्रेविटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा स्टोन जो ऊपर से नीचे आया है तो ये डिस्टेंस हो गई। अभी यहाँ पर देखो 100 माइनस h, ये 2 डिस्टेंस है, h की वैल्यू हमने लिख दी u प्लस हाफ GT स्क्वायर। u हमारा 0 है क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हुआ था, g की वैल्यू पता है, t स्क्वायर, हमें ये इक्वेशन मिल गई। 100 माइनस h इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, ठीक। अब सेकेंड केस में देखो, u स्क्वायर की वैल्यू है 25, सॉरी u2 की वैल्यू है 25। जो दूसरा है उसने जब नीचे से उसे ऊपर फेंका गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। स्टोन 2 कवर्स अ डिस्टेंस h। अब स्टोन 2 ने h डिस्टेंस कवर करी है, ठीक। कहीं पर तो वो मिलेंगे, तो एक यहाँ से सपोज देखो, एक स्टोन तो नीचे आ रहा है और एक स्टोन ऊपर जा रहा है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक कि हमें पता है कि वो 100 है। तो अगर हमने इसको h बोला है तो ये 100 माइनस h हो गया कि नहीं हो गया, हाँ, इस हिसाब से हमने इसको 100 माइनस h रखा था। तो स्टोन 2 ने जो कवर करी डिस्टेंस अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, वो ऊपर की तरफ भेजा है हमने, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो उसकी g की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो u की वैल्यू क्या है, 25, t की वैल्यू ऐसे ही छोड़ दो, g की वैल्यू क्या है, 10, और 10 को जब 2 से कट करेंगे तो 5t स्क्वायर आ गया। अब इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने दोनों इक्वेशंस को एक साथ ले लिया। 5t स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी, 100 माइनस h, 5t स्क्वायर की वैल्यू है तो हमने 100 माइनस h को हमने 5t की जगह यहाँ रख दिया। तो h इज इक्वल्स टू 25t, या तो ऐसे कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो, 25t माइनस 5t स्क्वायर। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, h की वैल्यू 25t माइनस 5t स्क्वायर है, इसको इन्होंने 100 माइनस h में h की जगह पर ये रख दिया है, ठीक है। तो 100 माइनस 25t प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। देखो यहाँ था 100 माइनस 25t, ये जो है 25t माइनस 5t स्क्वायर, 25t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। कैसे आए ये, देखो ऐसे आए, फिर से बताती हूँ, 100 माइनस h इज इक्वल्स, यही था ना, 100 माइनस h इज इक्वल्स टू 5t, 100 माइनस h इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, ठीक है। अब h की वैल्यू क्या है, 25t माइनस 5t स्क्वायर, तो यहाँ पर रख दो 100 माइनस 25t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5t। अब ये माइनस जब करेंगे, माइनस का साइन हटाएंगे तो 25t माइनस माइनस प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, ठीक है।
अब ये 5t² को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया 5t, यहाँ प्लस का है और यहाँ भी प्लस का, ये कैंसिल हो गया। अब 100 माइनस 25t इज इक्वल्स टू 0, तो 25t माइनस का इज इक्वल्स टू माइनस का 100, इससे कट गया 25 4 जा, तो t की वैल्यू क्या आ गई 4 सेकेंड्स। अब h इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप t की वैल्यू रख दो, ये है यहाँ पर t की वैल्यू रख दो, 4 सेकेंड्स आई। 25 इंटू 4 क्या हो गया 100 माइनस 5 इंटू t², t की वैल्यू क्या थी 4 4 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये आ गया 60। फोर का स्क्वायर है तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, है ना। 16 5 जा 80, तो इससे आ गया आंसर 20 मीटर अबव द ग्राउंड। तो एक चीज़ तो 20 मीटर, जो एक स्टोन गया था वो तो नीचे से 20 मीटर अबव मिला और वो 80 मीटर नीचे मिला, जो चीज़ हमने ऊपर से नीचे फेंकी थी स्टोन। अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड्स। एक बॉल को ऊपर फेंका और उसे कैच करने के बाद वो 6 सेकेंड में उसके पास आ गई जिसने फेंका था। फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप। तो क्या है वेलोसिटी, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतने टाइम नीचे आने में लगता है। तो टाइम टेकन टू रीच द टॉप टी इज इक्वल, तो अब टोटल टाइम अगर उसे 6 सेकेंड्स लगे जब उसे नीचे से ऊपर फेंकी, तो वो ऊपर भी गई होगी नीचे भी आई होगी, इसका मतलब 3 सेकेंड्स में ऊपर गई है, 3 सेकेंड्स में वो नीचे आई है। दूसरा है फाइनल वेलोसिटी, तो हमें टी तो मिल गया 3 सेकेंड्स, अब वो आके उसके हाथ में ही आ गई, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी v उसकी 0 है। g हमें पता है क्या है माइनस, क्योंकि उल्टी गई है, तो g हो गया माइनस 9.8। तो हम एक तरफ का निकाल लेते हैं, द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप, क्योंकि ये ऊपर की तरफ गई है वो वाली वेलोसिटी को हम काउंट कर रहे हैं, इसलिए g की वैल्यू माइनस लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू v माइनस जी टी। तो u की वैल्यू क्या है निकालनी है, v की वैल्यू 0 है, g की माइनस 9.8 है, इंटू टाइम कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस 29.4 और उसकी वैल्यू आ जाएगी 29.4। अब सेकंड है द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, तो हमें t पता है क्या है, ठीक है, u पता है हमें क्या है, v भी पता है, तो हम हाइट भी निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू, और उसमें एक्सेलरेशन की बजाय हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रख देंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसका, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, वो डाउन आना स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर 4 सेकेंड्स बॉल हैज़ स्टार्टेड फॉलिंग एंड हैज़ फॉलन बाय सम डिस्टेंस h डैश फॉर 1 सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी u डैश 0 है, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे वापस आनी शुरू हुई तो u 0 है, t 1 सेकेंड है, तो और g क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है तो g क्या हो जाएगा अभी पॉजिटिव हो जाएगा 9.8 प्लस का, तो h डैश इज इक्वल टू u डैश प्लस t, और यहाँ पे वैल्यू रखें 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसी के साथ इसके NCERT क्वेश्चंस ख़त्म हो गए।